हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में जनरल क्लॉज एक्ट 1897 को डिस्कस करने वाले हैं। इस एक्ट में बेसिकली कुछ डेफिनेशंस प्रोवाइड की गई है, कुछ रूल्स प्रोवाइड किए गए हैं ताकि हम इंडियन लॉज की इंटरप्रिटेशन अच्छे से करें, इंडियन लॉज को इजीली समझ सके। ये एक्ट इन्फोर्स किया गया 11 मार्च 1897 को और 1897 ईयर में ये एक्ट 10वें नंबर पे था। इस एक्ट से पहले भी दो बार इंट्रोड्यूस किया गया जनरल क्लॉज एक्ट, एक 1868 में और एक 1887 में। वो दोनों ही अब रिपील हो चुके हैं। सबसे पहला हमारा आता है अबेट। अबेट का मतलब होता है आप क्राइम के लिए उकसा रहे हो किसी को, आप खुद क्राइम कमिट नहीं कर रहे हो बट आप किसी दूसरे पर्सन को उकसाते हो कि आप क्राइम कमिट करो, तो इट इज अ ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट अंडर द आईपीसी। तो अबेट का मतलब ये होता है। दूसरा आता है हमारा एक्ट। एक्ट का मतलब होता है कोई भी फिजिकल डूइंग आप करते हो, उसके अंदर दो चीज आती है, एक तो सीरीज ऑफ एक्ट और दूसरा इलीगल ओमिशन। सीरीज ऑफ एक्ट मतलब एक ही क्राइम के अंदर, एक ही ऑफेंस के अंदर आप बहुत सारे एक्ट करते हो। पहले आपने एक्ट किया उसको चाकू मारने का, दूसरा आपने एक्ट किया उसको किडनैप करने का, तो ये सीरीज ऑफ एक्ट होते हैं। दूसरा आता है इलीगल ओमिशन। इलीगल ओमिशन मतलब किसी भी चीज को आप नहीं करते हो, नॉट डूइंग समथिंग विच इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। यानी कि पुलिस को कहा है आप एफआईआर दर्ज करो और पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करता, तो ये इलीगल ओमिशन हुआ। एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब होता है अफर्म करना या फिर डिक्लेयर करना, यानी कि जो भी पर्सन कोर्ट में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा है तो उसको एक रिटन डॉक्यूमेंट यानी कि एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा कि जितने भी मैं डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ आपको, जितने भी डॉक्यूमेंट मैं आपको सबमिट कर रहा हूँ वो सारे सच है, कोई भी फर्जी कागज नहीं है, कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट नहीं है। उसके बाद आता है हमारा बैरिस्टर। जैसे कि इंडिया में जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम देता है उसके बाद हम एडवोकेट बन जाते हैं, उस वैसे ही जो इंग्लैंड है उसमें एडवोकेट का टर्म बैरिस्टर कर रखा है। ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया को कुछ इस प्रकार डिफाइन किया गया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का, उससे पहले इंडिया में जितने भी एरियाज थे उसका डायरेक्ट कंट्रोल गवर्नर जनरल और गवर्नर्स के पास था। बट आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसके उसमें ना एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया गया जिसमें गवर्नर्स गवर्नर्स प्रोविंसेस को 3 प्रेसिडेंसीज दी गई संभालने को, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। और जो चीफ कमिश्नर था उसको स्मॉल इंडिया के जो स्मॉल एरियाज थे उसको संभालने के लिए दिया गया। ब्रिटिश पोजेशन का मतलब होता है यूके की लैंड को छोड़ के जितनी भी लैंड पर ब्रिटिश कंट्रोल है वो सारी लैंड पे पोजेशन ब्रिटिश का है। फॉर एग्जाम्पल, जब इंडिया में ब्रिटिश कंट्रोल था वो लैंड के ओनर तो हम थे बट पोजेस किसके पास था, पोजेशन किसके पास था, ब्रिटिश के पास था। सेंट्रल एक्ट का मतलब होता है इंडियन पार्लियामेंट जितने भी एक्ट इनेक्ट करती है वो सारे सेंट्रल एक्ट कहलाते हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था 1950 पे, तो 1950 से पहले जो हमारा डोमिनल लेजिस्लेचर था, यानी कि हमारी कंट्री तो इंडिपेंडेंट थी पर रिपब्लिक नहीं थी, तो उस समय भी जितने भी एक्ट बनाए गए वो भी सेंट्रल एक्ट है। इंडियन लेजिस्लेचर ने जो एक्ट बनाए गए वो भी सारे सेंट्रल एक्ट है, और जो गवर्नर जनरल ने भी बनाए थे एक्ट वो भी सेंट्रल एक्ट कहलाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट्स। जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ करती थी गवर्नर जनरल इन काउंसिल। पर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इसमें भी कुछ कैटेगरीज है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है जब प्रेसिडेंट सेंट्रल फंक्शन के लिए बोले स्टेट गवर्नमेंट को। और जो यूटीज है, यूनियन टेरिटरीज है, जो उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत ही आते हैं। तीसरे है जो एडमिनिस्ट्रेटर्स, चीफ कमिश्नर्स हुआ करते थे प्रिंसली स्टेट्स के, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत ही आया करते थे। अब तो नहीं है, अब तो कोई प्रिंसली स्टेट नहीं है, वो 7th अमेंडमेंट के थ्रू हट गए थे। फिर आता है हमारा चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी, यानी कि चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी। जो भी स्टेट का हाईएस्ट ऑफिसर होगा रेवेन्यू मैटर्स में वो ही चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी होगा। और इसके बहुत सारे नाम भी दे रखे हैं, जैसे कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू कमिश्नर, और पंजाब में फाइनेंशियल कमिश्नर के नाम से भी जाना जाता है। कलेक्टर। कलेक्टर बेसिकली क्या होता है, जो डिस्ट्रिक्ट
का जो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का रेवेन्यू संभालता है उसको हम कलेक्टर कहते हैं। कमेंसमेंट का मतलब होता है कोई भी एक्ट इनेक्ट हो चुका है, कोई भी एक्ट बन चुका है, पर वो लागू में कब से आएगा, वो लागू कब से होगा, स्टार्ट कब से होगा, उसको हम कमेंसमेंट कहते हैं और इन्फोर्समेंट भी उसी को कहते हैं। काउंसुलर ऑफिसर, जो डिप्लोमेट्स होते हैं जो हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं फॉरेन कंट्रीज में जाके, उसको हम काउंसुलर ऑफिसर्स कहते हैं। जज का मतलब जो सिविल कोर्ट्स होते हैं हमारे, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सिविल कोर्ट्स होते हैं उसमें जो हेड जज होता है उसी को हम डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का मतलब ये नहीं होता कि कुछ लिखा हुआ हो डॉक्यूमेंट में, कोई भी ड्राइंग, कोई भी प्रिंटेड, कोई भी मार्क, कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल ग्लास में कोई मार्क है वो भी डॉक्यूमेंट के अंदर आता है। इनेक्टमेंट का मतलब होता है कोई भी लॉ, एक्ट्स या रेगुलेशंस आप बना रहे हो उसको हम इनेक्टमेंट कहते हैं। फादर इंक्लूड्स अडॉप्टिव फादर, यानी कि बायोलॉजिकल फादर होते हैं, एक दूसरा होता है हमारा अडॉप्टिव फादर। जैसे हमारे पर्सनल लॉ है, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, यहाँ पे ना हमें अडॉप्शन का प्रोसीजर दे रखा है, तो उस प्रोसीजर को कंप्लाई करते हुए हमें अडॉप्शन करना है, फिर हम अडॉप्टिव फादर बन जाएंगे। दूसरा है फाइनेंशियल ईयर, जब भी हमारा फाइनेंशियल बजट आता है वो इसी ईयर में आता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। यानी कि अभी हमारा कौन सा फाइनेंशियल ईयर है, 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक हमारा एक फाइनेंशियल ईयर है। गुड फेथ यानी कि कोई भी फिजिकल एक्ट कर रहे हो गुड इंटेंशन के साथ, यानी कि आपने कोई क्राइम कमिट कर दिया, पर आपकी मंशा, आपकी इंटेंशन क्राइम क्राइम कमिट करने की नहीं थी, आप किसी को बचा रहे थे, जैसे कि आप किसी माइनर को बचा रहे थे और उस बचाव में आपने किसी को मार दिया, मर्डर कर दिया, तो ये गुड फेथ में होगा, ये एक एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन में फॉल हो जाएगा। गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट कैसी है, ड्यूअल सिस्टम की, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है यहाँ पे, स्टेट गवर्नमेंट भी है यहाँ पे। फिर आता है हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो हमसे बॉन्ड भरवाती है, प्रोमिसरी नोट्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो कि इशू करती है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, ये सारी चीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आती है। फिर आता है हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का सिंपल मतलब जो चीज अटैच्ड हो अर्थ से, जैसे कि घर, वो अटैच होता है अर्थ से, तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। कॉपी, पेन, ये सारे मूवेबल प्रॉपर्टी है। इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट एक काइंड ऑफ पनिशमेंट होती है जो सिंपल होती है और रिग्रेस, रिग्रेस मतलब बहुत ज्यादा कठिन होती है, और सिंपल इम्प्रिजनमेंट मतलब जैसे कि नॉर्मल जेल हो गई, आपको डिटेंशन होती है, इसमें डिटेन करके रखा जाता है आपको। इंडिया क्या है, तो 1947 से पहले तो हमारी ब्रिटिश इंडिया थी और प्रिंसली स्टेट्स थी और ट्राइबल एरियाज थे, वो इंडिया में कवर होते थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 से लेकर 1950 तक सारी टेरिटरीज डोमिनियन ऑफ इंडिया थी, यानी कि वो रिपब्लिक रिपब्लिक नहीं था हमारा इंडिया। इंडिपेंडेंस तो मिल गई थी पर कोई भी हेड ऑफ द स्टेट नहीं था हमारे पास। 1950 के बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो सारी टेरिटरी रिपब्लिक ऑफ इंडिया हो गई, यानी कि हमारे इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट आ गया। इंडियन लॉ, जो भी लॉ इंडियन लेजिस्लेचर ने बनाया है वो हमारा इंडियन लॉ है। मूवेबल प्रॉपर्टी, जो चीज अटैच्ड नहीं है, यानी कि हम इधर से उधर मूव कर सकते हैं, पेन, फोन, लैपटॉप, ये सारी मूवेबल प्रॉपर्टी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच्ड होती है अर्थ के साथ। का मतलब अफर्मेशन या डेक्लेरेशन, यानी कि हम शपथ लेते हैं जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। ऑफेंस, कोई भी एक्ट और ओमिशन जो कि लॉ परमिट करता है ये चीज नहीं करनी, यानी कि हम कोई ऐसा एक्ट करते हैं जिसमें लॉ मना करता है, मंजूरी नहीं देता। ओमिशन यानी कि कुछ करने के लिए कहता है लॉ, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कहता है लॉ, वो चीज हम नहीं करते। ऑफिशियल गेजेट मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियली पब्लिक को नोटिस देती है, लीगल नोटिस देती है, वो ऑफिशियल गेजेट होता है। पर्सन, पर्सन का मतलब सिर्फ ह्यूमन बॉडीज से नहीं है, उसमें इंडिविजुअल के साथ कंपनीज, एसोसिएशन, ग्रुप ऑफ एसोसिएशन भी आते हैं। कंपनी रजिस्टर्ड हो या ना रजिस्टर्ड हो वो पर्सन कहलाएगी। पॉलिटिकल एजेंट का मतलब होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, वो रिप्रेजेंट करती है, मतलब
पॉलिटिकल एजेंट का मतलब होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करती है कुछ कुछ पॉलिटिकल एजेंट्स जो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करे दूसरी कंट्रीज में जहाँ पे इंडियन लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। फिर आता है हमारा प्रेसिडेंसी टाउन। ब्रिटिश एरा के टाइम पे जो ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट था, जो हाई कोर्ट था वो सिर्फ 3 प्रेसिडेंसी टाउन में था, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में। प्रोविंस का मतलब होता है एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स लाइक प्रेसिडेंसी, गवर्नर्स प्रोविंस, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स प्रोविंस, चीफ कमिश्नर प्रोविंस। प्रोवेंशियल एक्ट का मतलब होता है जो ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे जितने भी एक्ट बनाए गए प्रोवेंशियल गवर्नमेंट लोकल लेजिस्लेचर्स के द्वारा, वो प्रोवेंशियल एक्ट कहलाते हैं। पब्लिक न्यूसेंस का मतलब होता है जो जनरल पब्लिक को परेशान करे, यानी कि बेवजह रोड को ब्लॉक कर रखा है या फिर कोई कूड़ा जला रहा है, गंदगी फैला रहा है रोड में, ये सारे पब्लिक न्यूसेंस होते हैं। शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट मतलब जो भी शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स एक्ट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स के नाम एरियाज दे रखे हैं वो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में आएंगे। शिप का मतलब होता है एनी वेसल यूज्ड फॉर नेविगेशन एक्सेप्ट दोज मूव्ड ओनली विद ओर्स, यानी कि वैसी शिप इस शिप की डेफिनेशन में आएंगी जो मशीन्स और इंजन के साथ चलती है, जो हम नाव हाथ से चलाते हैं ओर्स के थ्रू। ओर्स की इमेज मैंने आपको यहाँ लगा भी रखी है, आप देख लीजिएगा। जो हम पानी के थ्रू नाव चलाते हैं वो इस डेफिनेशन के अंदर नहीं आती। साइन का मतलब होता है एक तो सिग्नेचर, दूसरा जो हमारे जो थंब इम्प्रेशन होते हैं वो भी साइन की कैटेगरी में आएंगे। वेसल, वेसल का मतलब होता है कोई भी शिप, बोट या फिर वाटर क्राफ्ट, ये सारी चीजें हमारी वेसल में आती है। वेसल, वेसल यानी कि शिप, बोट या फिर कोई भी वाटर क्राफ्ट, ये सारी चीजें हमारी वेसल में आती हैं। विल, विल कोई भी एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो आप मरने से पहले बनाते हो कि जो मेरी प्रॉपर्टी है वो मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों के पास जाएगी या फिर मेरे कोई डियर नियर वन के पास जाएगी। राइटिंग, राइटिंग का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि आपने लिखा, लिखित में हो जो चीज होती है वो राइटिंग नहीं होती, उसके अलावा जो प्रिंटिंग होता है, टाइपिंग होता है, फोटोग्राफी होता है, लिथोग्राफी होता है, ये सारी चीजें राइटिंग के अंतर्गत आती है। तो भी लॉ स्टूडेंट है, सीए एस्पिरेंट्स है, सीएस एस्पिरेंट्स है, इस वीडियो को जरूर देखना, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और नेक्स्ट पार्ट को भी देखना, उसमें अदर प्रोविजंस डिस्कस किए जाएंगे। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए, और अगर कोई भी आपके ओपिनियंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर करना, कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।